हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 5th सेमेस्टर यूनिट 2 चैप्टर नंबर 3, यानी कि 5th सेमेस्टर का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 3। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है और यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? नवशास्त्रीय सिद्धांत, मानव संबंध सिद्धांत, एल्टन मेयो। ये है चैप्टर नंबर 3 का नाम। मानव संबंध को नवशास्त्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है, मतलब कहते हैं उसको। वस्तुतः ये लोक प्रशासन के द्वितीय चरण में यांत्रिक विचारधारा की प्रतिक्रिया के स्वरूप अस्तित्व में आया। मानव संबंध का अर्थ है संगठन में कार्यरत मनुष्य और उसके परस्पर संबंधों को महत्व देना। मानव संबंधी दृष्टिकोण ने औपचारिक संगठन के भीतर अनौपचारिक संगठन की खोज एवं स्थापना की। इसका धंधा आशय यह है कि कार्यरत व्यक्ति का इस प्रकार अध्ययन विश्लेषण करना कि उस कार्यावस्था विशेष में मानवीय आचरण की धारणाओं का पता लगाया जा सके और ये भी जान सके कि किस प्रकार के आचरण के संगठन के हेतु में उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि उस कार्य को, जो भी वो कार्य करे, जो भी हम आचरण करे, उसके बारे में जानना, उसके बारे में विश्लेषण करना, अध्ययन में विश्लेषण करना। मानव संबंध सिद्धांत का सार इस तथ्य में है कि संगठन में कार्मिक की स्थिति निर्जीव पुर्जे ही नहीं अपितु एक चेतन प्राणी ही है और संगठन का अध्ययन वस्तुतः मानवीय इच्छाओं, सहमोजन व्यवहारों, मनोवैज्ञानिक अभिप्रायों आदियों के संदर्भ में करना चाहिए। मतलब कि इन चीज़ों को ध्यान में रखकर करना चाहिए, इन तीनों को। अब इनके बारे में जो ये है ना, एल्टन मेयो, ये एल्टन मेयो जिन्होंने ये सब लिखा है, वो हम उनके बारे में जानते हैं। अब एल्टन मेयो, जॉर्ज एल्टन मेयो, उनका पूरा नाम है प्रोफेसर जॉर्ज एल्टन मेयो। जॉर्ज एल्टन मेयो का जन्म 26 दिसंबर 1880 में एडिलेड दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये गाइस क्या है, हमारी 26 डेट है और ये हमारा सन कौन सा है? 1880। सॉरी गाइस, वे एक सम्मानित औपनिवेशिक परिवार के दूसरे पुत्र थे। वे ड्राफ्ट्समैन और बाद में सिविल इंजीनियर बने। ड्राफ्ट्समैन कौन होते हैं गाइस? जो नक्शा वगैरह बनाते हैं। कोर्स होता है ड्राफ्ट्समैन सिविल इंजीनियर का। वो कौन काम करते हैं? जो नक्शा वगैरह बनाते हैं, यानी कि घरों के नक्शे बनाने। सिविल इंजीनियर बने, यानी कि जो नक्शा बनाते हैं, एक घर की पूरी स्थापना करते हैं, घर का नक्शा बनाते हैं। वो घर का, यानी रोड का, पुल्स का, सबका नक्शा बनाते हैं। उनकी पत्नी हेनरीटा मेरी और उनके पुत्र का नाम डोनाल्ड था और दादा जॉर्ज मेयो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के जाने माने दवाई के व्यवसायी थे, मतलब जो दवाई बेचते हैं वो थे। एल्टन चिकित्सा के क्षेत्र में अपने दादा का पालन करना चाहते थे, लेकिन विश्वविद्यालय की पढ़ाई में फेल होने से उन्हें ब्रिटेन भेज दिया गया। वहाँ वे ऑस्ट्रेलिया राजनीति के बारे में लिखने एवं पढ़ने लगे। मतलब कि वो अपने विश्वविद्यालय यानी कि कॉलेज में फेल हो गए थे, उस वजह से उनको कहाँ भेज दिया गया था? ब्रिटेन भेज दिया गया था। वहाँ उन्होंने ऑस्ट्रेलियन राजनीति के बारे में लिखना पढ़ना शुरू किया। वहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में गए उन्होंने वहाँ पे पढ़ना लिखना शुरू कर दिए ऑस्ट्रेलिया राजनीति के बारे में। अब हमारा व्यक्ति और समाज पर मेयो एवं प्रारंभिक दृष्टिकोण। उनका मानना है कि आधुनिक समाज अवस्था या विसंगति या योजनाहीनता की स्थिति में है। प्रारंभिक समाज एक दिनचर्या पर आधारित था, जिसे विज्ञान और तर्कसंगत द्वारा तोड़ा गया है, लेकिन इसे पर्याप्त रूप से एक नए सेट के साथ प्रतिस्थापित नहीं किया गया। इसके चलते अवस्था हो गई है। समाज के हर पहलू, राजनीतिक, सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था, उद्योग आदि में आज अव्यवस्था प्रकट होती है। मतलब कि अव्यवस्था यानी कि व्यवस्था ना होना। अब है हमारा हॉर्नोर्थ प्रयोग। अब हमारा हॉर्नोर्थ प्रयोग में क्या है गाइस, वो देखिए। मानव संबंधों की अवधारणा ई मियो क्या बोला गया है? ये इनको बोला गया है मेयो पिछले सिद्धांत, विशेष रूप से अवधारणा एफ टेलर, ये काफ़ी हद तक वैज्ञानिक ने हाउथोर्न प्रयोग के रूप में जाना था। हमने पहले वाले में क्या पढ़ा था? एफ टेलर के बारे में पढ़ा था, यानी कि एफ टेलर ने कौन कौन सी स्थापनाएं की है, कौन कौन सी बुक्स वगैरह लिखी है, उनके बारे में पढ़ा था।
प्रयोग में जाना जाता है द्वारा किए गए गंभीर अनुसंधान का परिणाम हो गया है कि एक कॉर्पोरेट विस्तार है। 1927 में इसी पूर्वी उद्यम में श्रम और उत्पादन अनुशासन स्थापित करने के लिए मेयो को कंपनी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक में एक निमंत्रण यानी कि इनविटेशन मिला। तो प्रसिद्ध होनर्थ प्रयोग शुरू हुआ जो 5 वर्ष तक फैला हुआ। कितने वर्ष तक फैला हुआ था? 5 वर्ष तक। अब है हमारा महान प्रकाश व्यवस्था का प्रयोग। उत्पादन बढ़ाना निरीक्षण की शैली से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ है। अंत निरीक्षण उत्साह और उत्पादकता के बीच ये अंतर संबंध मानवीय संबंध आंदोलन की आधारशिला बन गई। प्रयोग की इस कड़ी को महान रोशनी के नाम से जाना जाता है क्योंकि औद्योगिक संबंधों के नए क्षेत्र पर प्रकाश पड़ा है। अब हमारा रिले असेंबली प्रयोग। अब इसमें एक टॉपिक आया है, रिले असेंबली प्रयोग क्या होता है वो देखिए। एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 2 महिलाओं को परीक्षण विषय के रूप में चुना और उन्हें परीक्षण समूह में शामिल होने के लिए 4 अन्य श्रमिकों को चुनने के लिए कहा। 5 साल 1927-1932 तक के दौरान टेलीफोन रिले असेंबली करने के दौरान महिलाओं ने अलग कमरे में काम किया। मतलब कि जेंट्स ने अलग और महिलाओं ने अलग कमरे में काम किया। आउटपुट के यंत्र रूप से गिनकर मापा गया था कि प्रत्येक कार्यकर्ता के कितने समाप्त रिले एक ढलान से नीचे गिरता है। महिलाओं का ये प्रयोग कक्ष में ले जाने से 2 सप्ताह पहले ये माप गुप्त रूप से शुरू हुआ और पूरे अध्ययन में जारी रहा। प्रयोग कक्ष में उनके पास एक पर्यवेक्षक था जिसने उनकी उत्पादकता के साथ परिवर्तन पर चर्चा की। कुछ 4 थे ये। 2-4 मिनट का ब्रेक देना, उनके साथ अच्छी बुरी अवधि पर चर्चा के बाद, और फिर 2-10 मिनट के ब्रेक में बदलना उनकी पसंद नहीं है। उत्पादकता में वृद्धि हुई, लेकिन जब उन्हें 6-5 मिनट का आराम मिला तो उन्हें इसे नापसंद किया और उत्पादन कम कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है अवकाश का समय भोजन उपलब्ध कराना। थर्ड पॉइंट है दिन को 30 मिनट तक छोटा करना, इसे और छोटा करना लेकिन पहली स्थिति में लौटाना जहाँ उत्पादन चरम पर था। एक चर के बदलने से आमतौर पर उत्पादकता में वृद्धि हुई, भले ही चर मूल स्थिति में केवल एक परिवर्तन था। हालांकि ये कहा जाता है कि प्रयोग के उद्देश्य को जाने बिना पर्यावरण के अनुकूल इंसान की ये प्रक्रिया है। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि श्रमिकों ने कड़ी मेहनत की क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी व्यक्तिगत रूप से निगरानी की जा रही है। शोधकर्ताओं ने परिकल्पना की कि उनके समय के सहकर्मियों को चुनना, एक समूह के रूप में काम करना, विशेष के रूप में व्यवहार किया जाना और एक सहानुभूति पर्यवेक्षक होना उत्पादन में वृद्धि के वास्तविक कारण थे। ये व्याख्या मुख्य रूप से की वजह से एल्टन मेयो है कि 6 व्यक्तियों के एक टीम बन गया और टीम प्रयोग में संयोग के लिए तहे दिल से और अनायास ही दिया था। एक दूसरे रिले असेंबली टेस्ट रूम अध्ययन था जिसके परिणाम उनके प्रयोग के रूप में महत्वपूर्ण नहीं थे। मतलब उनका जो परिणाम होता है ये उनका महत्वपूर्ण नहीं रहा। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैंक वायरिंग अवलोकन प्रयोग। अब बैंक वायरिंग अवलोकन प्रयोग क्या होता है वो देखिए। बैंक वायरिंग रूप अध्ययन कर्मचारियों को पृथक कमरे में रखा गया, किंतु पूर्व अध्ययनों की भांति उनमें कार्यदर्शाओं, वातावरणों, अभिव्यक्ति आदि संबंधी किसी प्रकार के प्रयोग नहीं किए गए। एक अवलोकनकर्ता रखा गया जो समय समूह के साथ घुल मिल गया और कर्मचारी उसे भी अपना समूह का सदस्य ही समझने लगे। एक साक्षरकर्ताओं को रखा गया जो भारी व्यक्ति की भांति ही व्यवहार करता था, जो मतलब बाहर के लोगों की तरह ही हमसे वो मतलब व्यवहार करता था। और समय था कि भारी व्यक्ति इस अध्ययन के परिणाम रिले कक्ष अध्ययन के विपरीत है। मतलब कि जैसे हमने रिले कक्ष का ऊपर पढ़ा था ये उसके बिल्कुल अपोजिट था। इस कार्य में किसी प्रकार की उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई। श्रमिकों ने ये तय कर लिया कि 2 उपकरण तैयार करने अपने दिन भर के काम की पूर्णता उन्हें घोषित कर देनी चाहिए। अध्ययन से ये भी निष्कर्ष निकला कि 2 इकाई उत्पादन का समूह प्रमाप एक नियंत्रण उत्पादन था, ना कि उत्पादन क्षमता का माप। अब हमारा मानव संबंधी सिद्धांत का निष्कर्ष क्या था।
व्यक्ति के जीवन तभी सार्थक माना जाएगा जब वह अपने जीवन को काल में अच्छी मानव संबंधों का निर्वाह करता हो। मतलब कि जो भी एक व्यक्ति का जीवन है, यानी कि जो इंसानों का जीवन है, वो कब पूरा होएगा, कब सार्थक माना जाएगा, जब वो जीवन काल में अच्छे मानव से संबोध करते हो। जैसे कि हम किसी और के साथ अच्छा संबंध रख रहे हैं, अच्छी बातचीत कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो तब भी हमारा जीवन सार्थक माना जाएगा। जन्म के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति परिवार के सदस्यों के साथ संबंध स्थापित करता है और तदुपरांत विद्यालय में अपनी सहपाठियों के साथ। अब हम पैदा होते हैं, बर्थ होता है हमारा, तो पहले वो हमारा रिलेशन किससे रहता है? घर वालों से रहता है, सिर्फ मम्मा से, पापा से, भाई बहन तो उससे, दादा दादी से, इन सब से रहता है। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, हम स्कूल जाने लगते हैं, तो स्कूल जाने के बाद क्या होता है? हमारा रिलेशन हमारी फ्रेंड्स भी बनती हैं, टीचर से होता है, सब्जेक्ट टीचर से होता है, फ्रेंड्स बनने लग जाते हैं। अब हमारा मानवीय संबंध सिद्धांत का मूल्यांकन। अब मूल्यांकन क्या क्या हुआ है वो देखिए। मानव संबंधों के बिना किसी के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। व्यक्ति का जीवन तभी सार्थक माना जाएगा जब वह अपने जीवन काल में अच्छे मानव संबंधों का निर्वाह करते हो। मतलब कि मानव संबंध के बिना किसी भी जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यानी अगर हम रिलेशन में नहीं रहेंगे, हमारे कोई रिलेटिव्स नहीं होंगे, तो हमारा जीवन बेकार है। ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकती किसी का कोई। अब हमें जिसने पैदा किया, हमारी माँ ने, उसके साथ कोई हमारा संबंध है ना, हमारी मम्मी के साथ हमारा संबंध होगा, तभी तो क्या नाम है हम पैदा हुए हैं। अब उनके साथ भी हमारा रिलेशन है, मम्मा है, पापा है, भाई है, बहन है। विदाउट रिलेशन के इस दुनिया में कोई भी नहीं आया है, कोई भी। व्यक्ति का जीवन तभी सार्थक माना जाएगा जब वह अपने जीवन काल में अच्छे मानव संबंधों का निर्वाह करेंगे, यानी कि और अच्छे रिलेशन बनाएंगे। जन्म के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति परिवार के सदस्यों के साथ संबंध स्थापित करता है और तंबुरात विद्यालय में अपनी सहपाठियों के साथ, अभी जैसे ऊपर पढ़ाया था वही। गाइस, हमारा ये यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 3 आज कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। एंड हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यूनिट 2 भी। ओके, थैंक यू सो मच।